एवरीवन, वेलकम टू आंसर का। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू एग्जाम। संयुक्त राष्ट्र में बोलेगी भारत में महिला सशक्तिकरण की कहानी। तो स्थानीय प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए और उनमें महिलाओं की भागीदारी के माध्यम से किस तरह से महिला सशक्तिकरण के साथ भारत मजबूत कदमों को जोड़ रहा है, यह दिखाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मंच पर सुनाई जाएगी उनकी कहानी, जिसमें कि 3 राज्यों की महिलाओं को शामिल किया गया है जो कि स्थानीय स्वशासन या फिर पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें राजस्थान, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश से 2 महिला सरपंच और एक जिला परिषद अध्यक्ष शामिल है, जिन्हें न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में आयोजित सम्मेलन में अपने अनुभवों को व्यक्त करने की और कहानी सुनाई, जिनके माध्यम से अपनी कहानियां सुनाई देंगी। किस तरह से भारत सरकार के पंचायती राज मॉडल का प्रतिनिधित्व कर इन महिलाओं ने जनप्रतिनिधित्व किया। यह देखने को मिला किस तरह से न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के कमीशन ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट CDP 57/2024 के तहत भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा SDG गोल्स को स्थानांतरण करने के लिए किस तरह से प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी है, उसके ऊपर यह सत्र रखा गया है, जिसमें दिखाया गया किस तरह से सुप्रिया दास दत्त, जिन्होंने जनहित से जुड़े निर्णय लेने के लिए तथा महिलाओं की सक्रियता को जागरूक करने के लिए उनके पैरों को मजबूत करने के लिए एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बनवाया, जिसके माध्यम से उनके गांव के विकास से जुड़े सभी गंभीर मुद्दों को हल किया जा सके तथा महिलाओं के विचार विमर्श करके उनका अपने सुझाव रखने का स्थान प्रदान किया जा सके, जिस मंच के माध्यम से वह अपना स्थान अपने सलाह बता सके सुझाव के बारे में पंचायत या पंचायत अधिकारी को उस दिशा निर्देश में कार्य करने के लिए काम किया जा सके। और उसके अलावा जो शिशु सुरक्षा सुविधा के तहत भी बेहतर कार्यक्रम किए जा सके। उसके बाद हम बात करते हैं नीरू यादव जी की, जिन्होंने बालिकाओं के स्कूल ड्रॉप आउट को रोकने के लिए विशेष प्रकार के प्रयोग किए, जिसके माध्यम से उन्होंने राजस्थान में शिक्षा श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने बालिकाओं को खेल के लिए भी प्रोत्साहित किया तथा विभिन्न प्रकार की जो गणित संबंधित या फिर परासनात्मक जो कि उनके द्वारा शामिल की गई है, उनके द्वारा हॉकी वाली सरपंच के नाम से फेमस है, क्योंकि इनको अन्य उपलब्धियों की बात करें तो उन्होंने पौधारोपण को बढ़ाने या फिर शिक्षा को जागरूकता करने के लिए और खेलों के प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए उसके लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब हेमा कुमारी कुनकू की बात करते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की हुई है। वह अपने सरकारी योजनाओं में कार्यक्रमों में के प्रति जागरूकता तथा उसमें काम करने के लिए निरंतर तत्पर है। किस तरह से उन्होंने जन सुविधाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए तथा गरीब और वंचित वर्ग के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें महिलाओं बालिकाओं के स्वास्थ्य संबंधित अभियान के ऊपर ग्राम पंचायत के लगातार शिविरों का आयोजन किया गया ताकि उनके द्वारा उनको स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं प्रदान की जा सके। इनके माध्यम से इनके जो भी अनुभव है, जिस तरह से उन्होंने एसडीजी गोल 17 या फिर जो अन्य गोल्स को हासिल करने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका और उनकी कहानी को उस मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। बाइडेन ने भारत, चीन, रूस, जापान पर विदेशियों से द्वेष रखने के आरोप लगाए। हाल ही में भी देखने को मिला था किस तरह से हमने देखा था कि जब हम विकसित देशों की बात करते हैं, वहां पर बढ़ती हुई आबादी के कारण जो वहां की आबादी की जो प्रजनन दर है उसके कम होने की वजह से जो वहाँ वृद्ध व्यक्ति है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वो अपने अन्य कार्यों के लिए प्रवासियों पर डिपेंडेंट है, जो उनके श्रम कारक क्षमता को पूर्ण करते हैं। इसी तरह से इस विषय में यह टिप्पणी की गई है कि इन सभी देशों में कोई भी अप्रवासियों का स्वागत नहीं करता तथा प्रवासी ही वो है जो हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। इनका कोई मजाक नहीं उड़ा सकता, क्योंकि कार्यकर्ता की तरह वे काम करते हैं, अपना योगदान देते हैं तथा हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने में काम करते हैं। जब भारत और जापान की बात करते हैं तो क्वाड जो कि क्वाड के सदस्य है, इसमें 4 स्थानीय रणनीतिक समूह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। IPU में शुरू होगा एकल बालिका कोड। तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-25 में सभी विश्वविद्यालयों में केंद्र में चलने वाले स्नातक कार्यक्रमों में 1 सीट का अतिरिक्त एकल बालिका कोड देने का निर्णय लिया है। जब हम बात करते हैं किस तरह से इस कोड
के तहत सभी स्कूल व केंद्रों को एक एक अतिरिक्त सीट भरवाई जाएगी। अगर किसी परिवार में दो जुड़वा बच्चे होती है तो वे दोनों इस कोटे के दायरे में आएंगी और इसके माध्यम से यह जो सीटें हैं अखिल भारतीय स्तर पर चलाई जाएंगी। इसमें दिल्ली व अन्य सभी राज्यों का अलग अलग कोटा नहीं होगा। तो इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि एकल बालिका कोटा किस तरह से बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए किस तरह से हम उनकी भागीदारी को और बढ़ा सकते हैं, उसके लिए यहाँ देखा जा सकता है। इसके अलावा हम चुनाव की बात करते हैं कि भारत में 5वें चरण के चुनाव पूर्ण होने वाले हैं। यहाँ पर फॉर्म 12D की बात की जा सकती है, जिसके माध्यम से जो व्यक्ति 85 वर्ष से ज्यादा उम्र का है या फिर विकलांग है, उस नागरिकों के द्वारा फॉर्म 12D भरकर घर पर ही मतदान की सुविधा मुहैया कराई जाती है। रोग के बाद भी खुले में बिक रहे कटे फल और जूस। हाल ही में देखने को मिला है किस तरह से जो डायरिया की समस्या है वह बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अस्पतालों में इस समस्या से जूझ रहे मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसका कारण है गन्ने का रस, फलों का रस या फिर ट्रोलियों पर बिकने वाले अन्य प्रकार के पानी या पेय पदार्थ, जिसके पीकर या फल का सेवन करने की वजह से डायरिया के मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो एमसीडी के द्वारा इन सभी फेरी वालों, रेहड़ी वालों या ठेले वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें वह चालान काटकर या सार्वजनिक जागरूकता फैलाकर या स्वास्थ्य विभाग वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से यह कहा गया कि खुले में बिकने वाले किसी भी जूस को लेकर यह आदेश जारी किए गए हैं। इसके स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है, डायरिया होते हैं या फिर पेट से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं, इसके लिए इनका निरीक्षण किया जाए। विक्रेता अगर दूध और मिट्टी के संपर्क में आने वाले भोजन या पदार्थ को बेचता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो किस तरह से कुछ लोग दूषित पानी का प्रयोग कर उसके पीने के पदार्थों में प्रयोग करें, जिसकी वजह से इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उनको रोका जाना चाहिए ताकि जो लोगों के खिलाफ स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही है उनको रोका जा सके। तो किस तरह से स्वास्थ्य को एमसीडी के जब हम बात करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से जोड़ा जा सकता है और उनके वजह से निम्न स्तर तक जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो ढांचा होना चाहिए, उनको पहुंचाया जाता है। उसकी तरह से हम देख सकते हैं कि सिर्फ पैकेट में बिकने वाले खाने की नहीं, जो खुले में या फिर इस तरह के पदार्थ बिकते हैं उनके ऊपर भी एक रोक टोक होनी और एक नियमित मापन होना अनिवार्य है, जिसकी वजह से लोगों की स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। जूझते शहर में बढ़ती दुश्वारियां, तो यहाँ देखने के लिए मिला किस तरह से जब हम बात करते हैं कि निरंतर तापमान बढ़ता जा रहा है, जिस तापमान के बढ़ने की वजह से सीजनल इन्फेक्टिव डिसऑर्डर उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से दिमाग में के न्यूरॉन में ट्रांसमीटर में तेजी से बदलाव आता है, जिसकी वजह से आत्महत्या करने या फिर आत्मघाती कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। जब हम बात करते हैं 2018 में अमेरिका में स्टैनफोर्ड शोधकर्ताओं के द्वारा यह आत्महत्या को बढ़ाने वाले विषय के ऊपर शोध की गई थी, जिसके द्वारा बताया गया था कि 2050 तक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि तापमान की वृद्धि से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और मैक्सिको में अतिरिक्त 21,000 आत्महत्या हो सकती है। तो हम देख सकते हैं किस तरह से टेम्परेचर बढ़ना सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि मनुष्य के दिमाग पर भी इस तरह का प्रभाव छोड़ता है, जिसकी वजह से आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदमों को उठा सकता है। जब हम बात करते हैं किस तरह से भीषण दाव, महंगाई, कामकाज समस्या, जो निरंतर शहरीकरण हो रहा है या फिर गांवों से शहरों की तरफ जो पलायन हो रहा है, जिसकी वजह से आबादी बढ़ रही है तथा उनके लिए जो समस्या उत्पन्न होनी चाहिए उससे संबंधित निरंतर जनसंख्या का बढ़ने की वजह से विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इन्हीं समस्याओं के कारण अर्बन हीटिंग जैसी समस्याएं भी हो रही है, जैसे शहरी लू के नाम से भी जाना जा सकता है कि जब गांवों के मुकाबले शहरों की गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगे और उनके टेम्परेचर में अत्यधिक फर्क देखने के लिए मिले, उसे ही अर्बन हीट कहा गया है। किस तरह से यूएस जर्नल प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा कहा गया था कि 40 शहरों में सबसे अधिक तापमान देखा गया है। किस तरह से दक्षिण एशिया के 6 महानगरों में पैदा होने वाली शहरी अर्बन हीट पर केंद्रित यह रिपोर्ट बताई जा रही है कि जब हम देखते हैं कि 1969 से लेकर 2005 के बीच कोलकाता शहर में जो सालाना औसत थी वह 16 दिन भयंकर लू या फिर जो अर्बन हीट बोलते हैं वो चला करती थी, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर 44 हो गई है। जो उनके खतरे की बात करें तो वह 4 गुना अधिक बढ़ गया है। किस तरह से कंक्रीटाइजेशन की वजह से जो जंगल की हरियाली है वह शहरों में बदलती जा रही है और निरंतर अत्यधिक शहरीकरण होने की वजह से जो हीट जमीन के द्वारा या जंगलों के द्वारा अब्सॉर्ब की जाती थी वो कंक्रीटाइजेशन होने की वजह से वहीं पर रुक जाती है और वह बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से धरती अत्यधिक गर्म होती है और अधिक गर्म होने की वजह से टेम्परेचर
अधिक होता है, जिसमें लू और अन्य समस्या देखने के लिए मिलती है, जो कि सर्दियों में भी अपना असर दिखाती रहती है। जब हम देखते हैं कि किस तरह से दिल्ली और अन्य शहरों में भी यहाँ हमें इस प्रकार की समस्या देखने के लिए मिलती है, जहाँ 17 वर्षों के मुकाबले प्राकृतिक कोहरे का सबसे कम असर देखने के लिए मिला था। पर यह इसका पीछे प्राकृतिक कारण नहीं, इसके पीछे कारण है प्रदूषण और गर्मी। जिस तरह से प्रदूषण और गर्मी के कारण कोहरे के अंदर छेद कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो संख्या है वो कम हो जाती है और सर्दियों में कोहरा कम हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के माध्यम से बताया गया, इसे कोहरा छटने की प्रक्रिया को फॉग बोल की संज्ञा के नाम से जाना जाता है, जिसमें शहर की गर्मी कोहरे को जला देती है और जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों के मुकाबले शहर में तापमान 4 से 5 डिग्री अधिक हो जाता है और वहां पर जो कोहरा है वह देखने के लिए नहीं मिलता। इसकी वजह से इसके लिए विभिन्न प्रकार के निर्माण कराए जा सकते हैं, जैसे बढ़ते हुए शहरीकरण के वजह से जो हरित पट्टी कम खत्म होती जा रही है उसको रोका जाए। जो कंक्रीटाइजेशन की वजह से जमीन के अंदर गर्मी सतह पर ही रह जाती है, वह बीच में फंसकर जिसकी वजह से निरंतर टेम्परेचर बढ़ता जाता है, उसको रोका जाए। इमारतों की जो संख्या बढ़ रही है उसके लिए जो पारंपरिक तरीके हैं उनको अपनाया जाए, ना कि जब हम देखते हैं किस तरह से लाखों करोड़ों एसी रेफ्रिजरेटर एक साथ चलते हैं, जिनकी वजह से ग्रीन हाउस गैस, कार्बन इमल्शन जैसी समस्या उत्पन्न होती है, उनको रोका जाए। इसकी तभी इन सभी समस्याओं को हल किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं वास्तुकार जी के मेनन की, उनके द्वारा कहा गया है कि अच्छा हो कि हम भावी शहरों का निर्माण के मामले में विकास करें, मामलों में विकसित कहे जाने वाले पश्चिमी मुल्कों की नकल न करते हुए अपने पारंपरिक तरीकों की ओर ध्यान दे और उनके अनुसार योजना बनाकर अपने शहरों का विकास करे, ताकि इस प्रकार की समस्या अत्यधिक उत्पन्न न हो। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर परिवर्तन निर्देशालय यानी ईडी को नसीहत दी है कि वह अपने धन शोध मामले में व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी लेने से पहले अदालत में संज्ञान ले। किस तरह से जब भी ईडी किसी व्यक्ति को इस तरह से गिरफ्तार नहीं कर सकती, अगर कोई आरोपी धन शोध मामले में पकड़ा जाता है तो उसको ईडी के बुलावे पर अगर वह हाजिर हो जाता है तो उसको हिरासत में लेने के लिए ईडी को पहले अदालत में आवेदन करना होगा। फिर न्यायालय की मंजूरी के बाद ही वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। जब हम धन शोध वितरण अधिनियम की बात करते हैं तो उसकी धारा 19 के तहत किसी उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। यह फैसला इस तरह से ईडी की एक सीमा बताने का कार्य करता है। तो हम देख सकते हैं किस तरह से ईडी के ऊपर अंकुश लगाने या फिर उनकी सीमाओं को बताने के लिए इस तरह की फैसला दिया गया है। भाई जब हम इस धारा की बात करते हैं जिसके तहत कोई भी आरोपी अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे जमानत मिलनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब हम धन शोध नियम की बात करते हैं तो यह आंतरिक सुरक्षा का मामला है, तो निश्चित है आंतरिक सुरक्षा के लिए कड़े कानून होने चाहिए। लेकिन कड़े कानून के साथ साथ जब हम देखते हैं किस तरह से एक विशेष पक्ष की तरफ एक झुकाव देखने के लिए मिलता है, तो तब अनिवार्य है कि इस तरह के कदम उठाए जाए जिसकी वजह से इस तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। ईडी तभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जब उसके पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हो और वह उसे स्पष्ट रूप से उल्लेख कर सके। ऐसा इसलिए हुआ है कि पिछले समय में हमें देखने के लिए मिला है किस तरह से निरंतर विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है, उनके ऊपर अत्यधिक पुख्ता सबूत ना मिलने की वजह से कार्यवाही अटकी रहती है और यह लंबे मामले खिंचते जाते हैं। तो इस तरह की धारणा को तोड़ने के लिए और एक निष्पक्ष कानून बनाए रखने के लिए अनिवार्य है कि इस तरह के कदम उठाए जाए। वही 1 वर्ष पहले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया था कि ईडी इस तरह से भय का माहौल पैदा ना करे। गिरफ्तारी में राजनीतिक विरोधी और असाध्य रूप से शामिल है। हाल ही में देखने के लिए मिला था कि इलेक्शन के समय में भी कुछ विशेष व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई कि इलेक्शन में सभी को एक समान स्तर मिलना चाहिए ताकि वह इलेक्शन लड़ सके। अंधविश्वास का जाल, तो हम देखते हैं किस तरह से 21वीं सदी में एआई जैसी टेक्नोलॉजी के विकास होने के बावजूद भी कुछ समस्या इस तरह से अभी भी हमारे समाज में फैली हुई है कि जिसमें अंधविश्वास एक है। अंधविश्वास के चलते हुए एक बच्चे की जान ले ली गई और इटावा में एक तांत्रिक ने 2 युवाओं के साथ मिलकर 8 वर्ष के बच्चे का गला काटकर उसकी हत्या कर दी तथा उसे जंगल में गाड़ दिया और यह सोचा गया कि उस इस तरह की पूरी प्रक्रिया को करने से उनको अत्यधिक धन प्राप्त होगा, जिसके लिए यह पूरा प्रक्रिया की गई। इतनी शिक्षा दीक्षा के बावजूद, वैज्ञानिक पद्धति के बावजूद, विकसित होने के बाद इस तरह की समस्या उत्पन्न आती है, तो यह निश्चित ही समस्या और चिंतन का विषय है कि इस तरह से अंधविश्वास को समाज से खत्म किया जाए तथा जो भ्रामक वैज्ञानिक
विज्ञापन इनके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं उनको रोका जाए। इसके लिए वैज्ञानिक तकनीक का सहारा लिया जा सकता है, ताकि जो इस तरह की समस्याएं हैं उनके लिए जागरूकता फैलाई जाए और देश के हर कोने तक उनमें अंधविश्वास के जो फैलाने के पहलू है उनको रोका जा सके। लेकिन हम देखने के लिए मिलता है किस तरह से इंटरनेट के गलत प्रयोग के माध्यम से इन चीजों को और बढ़ावा दिया जाता है। तो उनको रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाए। जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अनुसार वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस अधिकार से हम जब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो उनके अनुसार हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से इस तरह की सोच को रोका जाए और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जाए और अंधविश्वास के इस फैले जाल को तोड़ा जाए, ताकि इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सके और वैज्ञानिक चेतना को जागरूक किया जा सके। जल में जहर, यहाँ हाल ही में देखने के लिए मिला था किस तरह से बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और विभिन्न महानगरों में जल की निरंतर कमी हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन यह जल भूजल स्तर का कम होने के अलावा अन्य एक और खतरा है जो कि अस्तित्व जीवों के ऊपर मंडरा रहा है। जब देखने के लिए मिलता है किस तरह से देश के कई हिस्सों में जो भूजल है वह खारा होता जा रहा है तथा भूमि के जल में नाइट्रेट और आर्सेनिक, कैडमियम और लोहे तत्व या सीसा जिसे हम लेड कहते हैं उसकी मात्रा अत्यधिक बढ़ती जा रही है। यह सभी पदार्थ जहरीले पदार्थ है जिनकी वजह से स्वास्थ्य पे और विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, तो 80% बीमारियों की मुख्य वजह दूषित जल है। तो किस तरह से इनको दूर किया जाए। जब हम बात करते हैं हर घर नल से जल मिशन की, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में 100% जल प्रदान करने की बात करते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से एक अमृत मिशन चलाया गया जिसके द्वारा आर्सेनिक और लोहे की मात्रा को पूर्ण रूप से जल से पूर्ण रूप से समाप्त कर शुद्ध जल को पहुंचाने के लिए। इसी तरह से नाइट्रेट और कैडमियम से संबंधित जल जो भी अणु होते हैं उनको भी दूषित जल के रूप से मुक्त किया जा सके, ताकि वह शुद्ध जल प्रदान किया जा सके। इससे भी बड़ी बात है कि किस तरह से भूमिगत जल या फिर जो जल फैक्ट्रियों और अन्य संस्थानों के द्वारा नदी, पोखर, कुआं में छोड़ा जाता है, उनके माध्यम से वह पानी के अंदर रहता है और साथ साथ खेतों में या फिर अन्य जगहों पर पहुंचता है, जिसकी वजह से इंसानों के साथ साथ पक्षियों को भी उनकी मृत्यु का भी अकारण मृत्यु का भी कारण बन रहा है। तो उस तरह से किस तरह से भूमि प्रदूषण को रोका जाए ताकि इस तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। सहारा लेने वाले ही को ही निकल रहा है आतंकवाद। जब हम बात करते हैं फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी की, उनके द्वारा हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम जो कि हर साल कराया जाता है, उसमें कहा गया था कि किस तरह से जब हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, किस तरह से पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चल रही है जिसमें समझौतों का अनादर हो रहा है, कानून के शासन की अवहेलना की जा रही है और विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होती जा रही है। हाँ, यहाँ पर जब हम बात करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर की, या फिर जब हम वेस्ट एशिया की बात करते हैं तो वहां पर हो रही समस्याओं की, यूक्रेन के युद्ध के परिणाम की, जलवायु घटनाओं की, ड्रोन हमले की, या फिर भू राजनीतिक तनाव की, इन सब के बीच में सभी को यह नहीं सोचना चाहिए कि जो दुनिया है वह 3F यानी फ्यूल, फूड और फर्टिलाइजर, ईंधन, भोजन और उर्वरक के संकट से जूझ रही है। तो समझौतों का अनादर करना और कानून की अवहेलना करने से विभिन्न प्रकार के तनाव भी उत्पन्न होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाल ही में हमने देखा था कि किस तरह से ईरान के चारवा पोर्ट का अगले 10 साल के लिए भारत को नियंत्रण सौंपा गया, जिसकी वजह से अमेरिका किस तरह की प्रतिक्रिया आई थी कि ईरान के ऊपर प्रतिबंध होने की वजह से जो अन्य देशों के ऊपर भी इस तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो हम देखते हैं किस तरह से प्रतिबंधों की धमकी हो, या फिर जब हम देखते हैं कि चीन के साथ जो व्यापार है, हाल ही में हमने डिस्कस किया था कि चीन के साथ व्यापार 75 लाख करोड़ डॉलर से बढ़कर 101 लाख करोड़ डॉलर के आसपास हो गया है। तो इतने बढ़ते व्यापार की वजह है जो कि कच्चा ईंधन या फिर जो छोटे कलपुर्जे चीन से आयात किए जाते हैं। तो आयाती गतिविधियों का हथियार बनाकर राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है ताकि कच्चे माल की पूर्ति ना हो सके। इतनी अधिक आयात पर निर्भरता की वजह से यह चिंता व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा हम बात करते हैं किस तरह से बाजारी हिस्सेदारी है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। वही जब हम वित्तीय प्रभुत्व की बात करते हैं कि डॉलर अत्यधिक स्ट्रांग माना जाता है, या फिर जब कोई भी आयात या निर्यात किया जाता है उसके लिए डॉलर का प्रयोग किया जाता है, तो उससे संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। जब प्रौद्योगिकी ट्रैकिंग की बात करते हैं तो उससे संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। किस तरह से मुद्रा का सशक्तिकरण, भारत के द्वारा रुपए को इंटरनेशनल
लाइजेशन के लिए कार्य किए जा रहे हैं। जब रशिया की बात करते हैं या फिर ईरान के साथ भी या सऊदी अरब के साथ किस तरह से रुपए और उनकी करेंसी के अंदर व्यापार किया जाता है। इसके अलावा यूपीआई का माध्यम से 6 या 7 देशों के साथ किया गया है, जिसकी वजह से वह यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से किस तरह से धीरे धीरे रुपये को मजबूत किया जा रहा है ताकि उसको प्रयोग किया जा सके। इन सभी कारणों को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति टूल बॉक्स की तरह प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें प्रतिबंधों की धमकी, आयात पर निर्भरता के कारण दबाव, बाजारी हिस्सेदारी के कारण लगने वाले आयाम और वित्तीय प्रभुत्व। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत का जो स्टैंड है वो है कि किस तरह से हम इस स्थिति में भी भारत प्रथम और वासुदेव कुटुंब का विवेकपूर्ण संयोजन कर अपनी छवि को विश्व बंधु के रूप में परिभाषित करते हैं। यह खुद पर कम से कम प्रभाव पड़ने देते हैं इन सभी स्थितियों को और इसको एक तूफान को गुजरने की तरह व्यक्त करते हैं। तो भारत प्रथम और वासुदेव कुटुंब के विवेकपूर्ण संयोजन के माध्यम से ही विश्व बंधु के रूप में परिभाषित भारत को किया जा सकता है। पुरुषों से अधिक महिलाएं मतदान करने पहुंची। तो जब हम बात करते हैं चुनाव आयोग के चौथे चरण में चुनाव हुआ, जिसमें 8.97 करोड़ पुरुषों में से केवल 59.58% ने ही वोट किया। वहीं जब महिलाओं की बात करते हैं तो 8.73 करोड़ महिलाओं में से 68.73% ने मतदान किया। इस चरण में 4 चरणों में मतदान केंद्र पर महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक रही। किस तरह से 96 लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान होना है। जब हम देखने के मिलेगा कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही। तो देख सकते हैं किस तरह से मतदान के लिए जागरूकता और महिलाओं की भागीदारी भी लोकतंत्र में कितना अधिक महत्व रखती है। 2G स्पेक्ट्रम पर केंद्र सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं की। 2012 में एक आदेश में कहा गया था कि देश की प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी के जरिए ही आवंटित किया जा सकता है। इस फैसले को केंद्र संशोधन की मांग करते हैं कि केवल नीलामी के आधार पर स्पेक्ट्रम को नहीं बांटा जाना चाहिए, क्योंकि जब हम देखते हैं कि किस तरह से स्पेक्ट्रम का प्रयोग निजी कारणों की वजह से या विभिन्न प्रकार के स्पेस टेक्नोलॉजी या रिसर्च के माध्यम से भी किया जाता है, कुछ कंपनियों के निजी कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। इसलिए अनिवार्य है कि इस प्रणाली के अंदर परिवर्तन किया जाए। रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट की नियमावली 2013 के आदेश 15 और नियम 5 के प्रावधानों के अनुरूप इसे स्वीकार करने से इंकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रार इस आधार पर याचिका लेने से इंकार कर सकता है कि उसे कोई उचित कारण नहीं है या फिर अपवादजनक मामला है। याचिका इस तरह से आदेश 15 याचिकाकर्ता इस तरह से आदेश के 15 दिन के भीतर प्रस्ताव को मध्य अपील कर सकता है। जब 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे 2008 के बाद, किस तरह से और यह प्रावधान किया गया था कि अब जो भी स्पेक्ट्रम बांटे जाएंगे वह नीलामी के माध्यम से ही बांटे जाएंगे। हम केंद्र की बात करते हैं, केंद्र को कुछ मामले में 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस देने चाहिए। इस प्रकार के फैसले में गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंस्टीट्यूट लिटिगेशन की ओर से एक अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने आवेदन किया था इस विरोध में कि नीलामी संबंधित अपने फैसले में उन्हें सुलझाना चाहिए और किस तरह से जो लाइसेंस राज की समस्या या फिर लाइसेंस संबंधी समस्याओं को रद्द किया जाए ताकि एक नियमित पद्धति को अपनाया जा सके स्पेक्ट्रम का आवंटन करने के लिए। खारे पानी को मीठा पानी बनाने की राह। तो पूरा विश्व पानी की समस्या से जूझ रहा है। जब पेयजल पानी के पीने के पानी की संकट की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में की राजधानी केप टाउन दुनिया का ऐसा पहला जल विहीन शहर घोषित कर दिया गया, यानी कि जहां जल ना हो, जल विहीन। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा चेतावनी दी गई थी कि 2025 तक दुनिया के करीब 1.20 अरब लोग स्वच्छ पानी ना पीने की वजह से उनको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। वहीं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे कुछ जिलों में भी इस तरह के संकट हमें देखने के लिए मिले हैं। वहीं शिमला और तमिलनाडु के चेन्नई और दक्षिण पूर्व में स्थित रामा नाथुलापुरम जिला भूजल स्रोत की किल्लत के कारण चर्चा में रहा कि किस तरह से 20,000 लीटर पेयजल प्रतिदिन संशोधित किया जा रहा है। इसलिए सोलर थर्मल ऑस्मोसिस वाटर
डिजिटलाइजेशन सिस्टम FO की स्थापना की गई है। तो यह तकनीक जो है IIT मद्रास और इंपीरियल के GDMG ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह पूर्ण रूप से स्वदेशी है। इसका प्रयोग भारत के किनारे जो समुद्री जल है उसको पीने योग्य जल में बदलने के लिए किया जाएगा। इसके संयंत्र जो है सफलतापूर्ण लक्षद्वीप में प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे हर दिन 1 लाख लीटर पीने योग्य पानी बदला जा रहा है। जब हम बात करते हैं सबसे प्रथम इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की तकनीक हासिल की थी। और इसको भारत को 2016 के दौरे में जब इजराइल के प्रधानमंत्री भारत आए थे तो उनके द्वारा भारत को सौंपा गया था, जिसके बाद गुजरात में इसका पहला संयंत्र लगाया गया था। जब हम बात करते हैं IIT मद्रास द्वारा निर्मित तकनीक की, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने समुद्र के पानी को पीने योग्य पानी में बदलने की एक नई शोध करके इस तरह का तरीका खोज लिया है, जो कि DTTD तकनीक के माध्यम से इसे पीने लायक पानी बनाएगा और प्राकृतिक तरीके से समुद्र के पानी को गर्म करके खारे पानी से अलग किया जाएगा। और इस प्रक्रिया से जो खारा पानी से खनिज घटकों को हटाया देता है, इस तरह की तकनीक का उपयोग लक्षद्वीप में किया जा रहा है, जहां समुद्र की सतह पर पानी के गहरे समुद्र के पानी के बीच 15 डिग्री सेल्सियस के जरूरी तापमान का अंतर देखा जाएगा कि जितना गहरा जाता जाएगा उससे अधिक टेम्परेचर पर गर्म किया जाएगा, ताकि जो उसका खारा पानी है उसको अलग किया जा सके। वही जब समुद्र के पानी के डिसैलिनेशन की बात करते हैं तो पेयजल के रूप में लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए इसकी क्षमता 100 MLD रखी गई। यह संयंत्र 2 तरह की तकनीकों से बनता है, जिसमें पारंपरिक वैक्यूम डिसेंट्रलाइजेशन और रिजर्व ऑस्मोसिस के द्वारा इसको प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऊर्जा की खपत जब हम रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो उसमें जो ऊर्जा की खपत अधिक होती है तथा समुद्र के पानी को स्वच्छ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक के माध्यम से 1 घन मीटर समुद्री जल का शुद्ध करने के लिए 3 किलोवाट ऊर्जा की खपत होती है। वही जब हम आरओ तकनीक की बात करते हैं तो यह खपत 2 किलोवाट होती है, जिसमें हम देखते हैं कि पानी के ऊपर दबाव डालकर पानी को साफ किया जाता है तथा उसे पीने योग्य पानी में बदला जाता है। जब TDS 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक होता है, वही बैक्टीरिया और विषाणु भी इससे दूर हो जाते हैं। क्लोरीन और आर्सेनिक जैसे अशुद्धियों को भी इससे दूर किया जाता है, जो कि विषैली होती है। इसमें बिजली की अधिक खपत होती है, सामान्यतः अधिक दाब से के कारण इस तरह का पड़ता है। जहां हम आरओ तकनीक की बात करते हैं तो पानी के रूप में 30 से 40% पानी बर्बाद हो जाता है, और इसे खर्च को कम करने के लिए समुद्री राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने डिसैलिनेशन प्रक्रिया के लिए कम तापमान वाली थर्मल विलवनीकरण किया है। इसके माध्यम से 2 अलग-अलग जल स्रोतों के बीच तापमान को उतार चढ़ाव के माध्यम से गर्म पानी को कम दाब व वाष्पीकरण कृत किया जाएगा, जिसके माध्यम से वह पानी मीठे पानी के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इस तरह से LTTD की स्थापना की गई है, जो करावली मिलिकाय अगरताल लक्षद्वीप में स्थापित है। इस पर प्रौद्योगिकी पूरी तरह से घरेलू और पर्यावरण के अनुकूल इसका निर्माण किया गया है। जब हम डिसैलिनेशन की बात करते हैं तो फिलहाल दुनिया भर में इसके लगभग 15,000 संयंत्र काम कर रहे हैं। जब सऊदी अरब की बात करते हैं तो उसकी राजधानी रियाद में भी 320 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंडमान, गुजरात, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश के छोटे बड़े लगभग 175 संयंत्र लगाए जा चुके हैं। वही भारत के पहले संयंत्र की बात करते हैं अंडमान में लगाया गया था। जब हम बात करते हैं डिसैलिनेशन की, जिसमें तापमान अलग अलग रखा जाएगा और दाब की वजह से वाष्पीकरण किया जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया हमें वर्षा के समय भी देखने को मिलती है, जब वह समुद्र से पानी का वाष्पीकरण कर कर वर्षा के रूप में वापस परिवर्तित होता है, पर उसको प्रयोग किया जा सकता है। तो इसी प्रकार की कुछ तकनीक का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। जटिलता से उभरने की उम्मीद में लघु उद्योग, तो बैंकिंग स्थापित करने के लिए लाइसेंस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवेदन कर रहे हैं, जिन्हें फिनटेक के साथ साथ लघु बैंक की पहचान
से मुक्ति और यूनिवर्सल बैंक बनाने के लिए कहा गया है। जब हम बात करते हैं इस तरह से क्यों, जब हम देखते हैं कि किस तरह से जब हम लघु बैंकों की बात करते हैं तो लोगों के अंदर उसके प्रति विश्वास नहीं होता और वह लघु बैंक के बजाय बैंकों की तरफ जाना पसंद करते हैं, जिससे वह पीएलएफ फंड या फिर जो भी उन्हें अपने संपत्ति को जमा कराना होता है वह उसके लिए प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं उनको हानि भुगतनी पड़ती है। तो इसलिए आरबीआई के नए मापदंड अपनाए हैं, जिसमें कहा गया है कि न्यूनतम 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कोई भी स्रोतजनक प्रदर्शन या रिकॉर्ड करने वाली स्थिति में होना चाहिए। दूसरा है कि बैंकों के शेयर की मात्रा प्राप्त एक्सचेंज में सूचीबद्ध होनी चाहिए। तीसरा है कि 1000 करोड़ रुपए की हैसियत होनी चाहिए। पांचवा है कि 15% पूंजी पर्याप्त अनुपात होना चाहिए। छठा है कि पिछले 2 वित्तीय वर्षों में शुद्ध लाभ हुआ हो। सेवंथ है कि पिछले 2 वित्तीय वर्षों में अधिकतम 3% सकल एनपीए और प्रावधान के बाद 1% एनपीए की उपलब्धि हो। नेक्स्ट है कि विविध ऋण पोर्टफोलियो वहां पर मौजूद हो। पिछले 2 वित्तीय वर्षों में शुद्ध लाभ के बाद ही इस प्रकार से उन्हें यूनिवर्सल बैंक का माध्यम से स्थापित किया जा सकता है, जो कि जब हम बात करते हैं इसके 1000 करोड़ रुपए के हैसियत वाले की, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ही एकलौता ऐसा बैंक है जो इस शर्त को पूरा करता है, जिसमें जो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को छोड़कर कोई अन्य एनईपी मापदंड को पूरा नहीं करता। तो किस तरह से इन पोर्टफोलियो को वह पूर्ण करेगा। जब हम एसएफबी की बात करते हैं तो यह संस्था के रूप में 2 बैंकों की तरह काम करती है, जिसमें परिसंपत्ति के लिए एसएफबी और देनदार के लिए यह एक सार्वभौमिक बैंक हो जाता है। तो सार्वभौमिक बैंक के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनके पास जो जमा और उनके पास एकत्रित की गई राशि है उसमें फर्क देखने के लिए मिलता है। लोगों को आकर्षित करने के लिए अधिक दर ब्याज दर भुगतान करते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी पूंजी लागत है वो अधिक हो जाती है और बैंक अन्य बैंकों की कंपैरिजन में जो उनका मुनाफा है वो कम हो जाता है, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक पीएससी के हाल में कहा जाए कि लघु वित्तीय बैंकों के सार्वभौमिक बैंकों में बदलने के लिए फंड की लागत 20 आधार अंक तक कम हो सकती है, जिसकी इक्विटी पर रिटर्न 60% अधिक हो सकता है। किस तरह से जब हम बात करते हैं कि सार्वभौमिक बैंक के लिए आवश्यक है कि वह बहुत कम और या फिर केवल 11.5% तक है, लेकिन कम पूंजी आवश्यकताओं के ज्यादा लाभ है, इसलिए उन्हें 100 रुपए के ऋण के लिए 15% से आवश्यक 15 रुपए की आवश्यकता पड़ती है। जबकि जब हम अन्य बैंकों की बात करते हैं तो उन्हें 100 रुपए पर केवल 11.5 रुपए की आवश्यकता पड़ती है। तो किस तरह से इन बैंकों को घाटा होता है या फिर इन बैंकों के ऊपर अत्यधिक विश्वास न होने के कारण इन बैंकों की तरफ कम लोगों का आकर्षण होता है, जिस समस्या से निपटने के लिए वह यूनिवर्सल बैंक बनना चाहते हैं। इस वजह से विभिन्न प्रकार के मापदंड आरबीआई के द्वारा लागू किए गए, जिन जो भी एसबीआई इन स्मॉल फाइनेंस बैंक इनको पूर्ण करेगा वह यूनिवर्सल बैंक के रूप में परिवर्तित हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आंसर।